तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट्स के। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड टू 20 volts 50 hertz. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। मैंने जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी तभी आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में जो वैल्यू गिवन रहती है वो सप्लाई वोल्टेज की है। तो सप्लाई वोल्टेज हमको 220 वोल्ट्स बोला गया है और 50 हर्ट्ज बोला गया है, मतलब इतने वोल्टेज की सप्लाई है और इतनी फ्रीक्वेंसी है। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन बताना है E। तो आप सबने थ्योरी में देखा है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यदि हमको ई नॉट की वैल्यू मिल जाए और ओमेगा की वैल्यू मिल जाए तो हम इक्वेशन बता सकते हैं। तो आपको ये सप्लाई वोल्टेज गिवन है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो गिवन है वो ई आर एम एस गिवन है। सप्लाई मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ई आर एम एस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ई नॉट बाय रूट टू होता है। इसका मतलब ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू रूट टू। ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस हमको गिवन है 220 इंटू रूट टू। वैसे इसको सॉल्व करो तो 311 आता है, पर यदि नहीं भी तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओमेगा तो आप सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। 2 पाई बाई टी भी होता है और 2 पाई एफ भी होता है। तो ये जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 50 हर्ट्ज। ये एक्चुअल में हमको वी आर एम एस गिवन था और ये फ्रीक्वेंसी कभी भी ऐसा दिया है तो इसका मतलब वी आर एम एस और फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके पास में ये सारी वैल्यूज़ हैं, आप इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बता सकते हैं। E इज इक्वल टू ई नॉट की जगह जाएगा 311 साइन, ओमेगा की जगह जाएगा 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई, तो 100 पाई इंटू ऑफ टी। ये इक्वेशन है। इसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। जो बच्चे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं बिल्कुल चिंता नहीं करो, बस क्वेश्चन को ढंग से सुनो, उसके बाद मैं भी समझा दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस 100 ओम is connected to a 240 volts 50 hertz AC supply. What are the maximum current in the coil and the time lag between voltage maximum and current maximum? ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, हमको कॉइल दी है, उसका इंडक्टेंस बोला गया है 0.5 हेनरी और इस कॉइल का रेजिस्टेंस हमको गिवन है 100 ओम। मतलब ये कॉइल जो है ये ऐसी है और इसको एसी सोर्स से हमने कनेक्ट किया है। इस कॉइल का एल बी और आर दोनों वैल्यूज जो है वो ये दी हुई है। और जो सप्लाई वोल्टेज है वो बोला गया 240 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज। व्हाट आर द मैक्सिमम करंट, हमको आई नॉट फाइंड करना है। एंड टाइम लैग, टाइम डिफरेंस, टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट। ई नॉट और वी नॉट के बीच का टाइम लैग, अभी तक तो अपन फेज डिफरेंस निकालते थे, अब ये टाइम लैग निकालने के लिए बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन तो हमको आर और एल दिया है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, आई नॉट फाइंड करना है।
क्या करोगे बच्चों? मतलब यहां पर जब अपन को सप्लाई वोल्टेज Vrms गिवन है, Vrms ये गिवन है 240, इसकी हेल्प लेकर पहले V नॉट फाइंड कर लो। तो Vrms इज इक्वल टू क्या होता है? V नॉट बाय √2। तो V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? Vrms इंटू √2। तो V नॉट इज इक्वल टू Vrms हो गया 240 इंटू √2। ये हमने V नॉट फाइंड कर लिया। अब V नॉट यदि आप आगे आपके पास में, तो RL सर्किट में आप Z भी निकाल सकते हो, Z इम्पिडेंस। तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उस वक्त आपको बताया था RL सर्किट के लिए ये था आपका करंट, ये था आपका VR और ये था VL, वेक्टर डायग्राम। ये था आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, है ना, ये रिजल्टेंट और ये फेज डिफरेंस। VL का लाइक वेक्टर यहां ड्रॉ होगा, VL। अब आपको यदि V निकालना है, Z निकालना है, तो पहले V निकालो। तो V इज इक्वल टू जाएगा √VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। V क्या होता है? I इंटू Z √VR स्क्वायर क्या होगा? I इंटू R स्क्वायर और VL क्या होगा? I इंटू XL स्क्वायर। तो I स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर I कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा आपको इम्पिडेंस Z की वैल्यू √R स्क्वायर प्लस व्हाट इज XL? ओमेगा L। तो Z इज इक्वल टू √R 100 स्क्वायर ओमेगा 2 पाई F, व्हाट इज F? 50 इंटू L 0.5 स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू √100 10 टू द पावर 2 स्क्वायर 10 टू द पावर 4 प्लस 50 इंटू 2 100 पाई इंटू 0.5 50 पाई स्क्वायर, है ना भाई। 1/2 हो जाएगा और क्या, 1/2 2 कैंसिल जाएगा। पाई अब ये जाएगा Z इज इक्वल टू √10 टू द पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25 100 और पाई स्क्वायर बच्चों 10। पाई मतलब 3.14, स्क्वायर करोगे अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो यदि यहां भी आप देखें तो Z इज इक्वल टू √10 टू द पावर 4 प्लस 2.45 इंटू 10 टू द पावर 4 ऐसा हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर आकर जाएगा 10 टू द पावर 2, अंदर बचेगा 1 प्लस 2.5 मतलब 3.5। ये Z की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में V नॉट भी है, आपके पास Z भी है, आप बहुत इजीली I नॉट फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता है V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू ऑफ Z इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस ना, कंबाइंड सर्किट का, RL सर्किट का। तो V नॉट अपॉन Z इज इक्वल टू ऑफ I नॉट। V नॉट की वैल्यू बच्चों 240 इंटू √2 है और Z की वैल्यू जो है वो हो गई है 10 स्क्वायर इंटू √3.5 इज इक्वल टू ऑफ I नॉट। इसका मतलब 2.4 तो ये हो गया और बाकी ये बचेगा √20/35 इज इक्वल टू ऑफ I नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 35। यदि अपन अप्रॉक्स आंसर निकालना चाहते हैं तो 35 को अपन 36 अज्यूम कर सकते हैं। तो 36 लोगों तो बाहर 6 आ जाएगा और √20, तो √20
16 का रहता है, फिर नेक्स्ट इसका 25 का रहता है, 25 होता है। तो भैया निकालो यार आंसर, फिर यहाँ आई नॉट की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे फटाफट। फाइव से डिवाइड करो या तो फिर तो बच्चों सॉल्व करके कैलकुलेशन किया तो मैक्सिमम पीक करंट की वैल्यू इतनी आ रही है, इसी को अपन एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं 1.814। अब टाइम लैग फाइंड करना है। तो अभी तक तो आप लोग फेज डिफरेंस जानते थे, मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज के बीच में जो है फेज डिफरेंस, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। कितना फेज डिफरेंस है वो जरूर आप निकाल सकते हो, और यदि फेज डिफरेंस निकाल लोगे तो टाइम लैग भी निकाल लोगे। देखो क्या होता है, समझो बात को। फेज डिफरेंस तो आपको ये जो है वेक्टर डायग्राम दिया है, इसमें आप tan phi कर सकते हो, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VL अपॉन VR। अब VL की वैल्यू आपको पता है, VL क्या होता है I इंटू XL, और VR क्या होता है I इंटू R। I कैंसिल, tan phi इज इक्वल टू ये, तो tan phi इज इक्वल टू XL क्या होता है आपका ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई f इंटू L अपॉन R। tan phi इज इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितने की है 50 की है, और इंडक्टेंस L 0.5 और R 100 का, राइट। तो इससे आपको ये वैल्यू मिल गई 50 इंटू 200, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच रहा है tan phi इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5। पाई मतलब हो जाएगा 3.14 और 0.5 मतलब डिवाइडेड बाई 2। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी tan phi इज इक्वल टू कितना 1.57। इससे phi की वैल्यू निकल आएगी tan इनवर्स 1.57, ये phi की वैल्यू आएगी। अब देखिए फेज डिफरेंस जैसे ये वेव से समझिए, वेव से ये क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, ये पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो कितना टाइम लग रहा है इसके लिए, कैपिटल T इक्वल टू टाइम पीरियड, और फेज डिफरेंस कितना है इनके बीच में 360। चलिए ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन जो है ना, इसमें जब बॉडी यहां से पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो कितना टाइम डिफरेंस आएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल के बीच का, टाइम डिफरेंस कैपिटल T, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसमें ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एंगल कितना आएगा 2 पाई। तो जब 2 पाई फेज डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस कितना है कैपिटल T। यदि फेज डिफरेंस 2 पाई ना होकर 5 हो तो टाइम डिफरेंस कितना होगा T इंटू 5 अपॉन 2 पाई। इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम लैग। फिर समझिए, जैसे ये मैंने सर्कुलर मोशन के बेसिस पर समझाया है, यही चीज़ मैं आपको वेव्स के बेसिस पर बोल रहा हूँ। ये आप देखो, आप ऐसा ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। भाई सेम पोजीशन पे पहुंच गया ना, पूरा 1 साइकिल कंप्लीट हो गया। जब कैपिटल 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए टाइम लैग कितना है
कैपिटल टी। तो 5 फेस एंगल के लिए टाइम लैग कितना होगा? तो 5 इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 पाई, सिंस एंड देयरफॉर कर दिया ना, सिंस एंड देयरफॉर, तो इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसी को हम लोग टाइम लैग बोलते हैं। तो मतलब डेल टी इज इक्वल टू कितना जाएगा? तो कैपिटल टी आपको पता है टाइम पीरियड, बिल्कुल पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है हमको 50, तो टाइम पीरियड कितना जाएगा? 1/50, तो जाएगा 1/50 अपॉन 2 पाई। और फाई की वैल्यू बच्चों यहां से निकालना पड़ेगा, ये 10 इनवर्स 1.57। लेकिन आपको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें ये पूरी वैल्यू आपको दी रहेगी, कंप्लीट ऐसी फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप कर सकते हैं। ये 1/100 पाई हो जाएगा, 10 इनवर्स 1.57। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इतने सेकंड आएगा। और आप अभी फिलहाल कैलकुलेटर यूज करके निकाल कर देखिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये वैल्यू आनी चाहिए 3.2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतना आंसर आना चाहिए, आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग। क्वेश्चन नंबर 5th, हमको फाइंड करना करंट की वैल्यू आई, जबकि आर हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 ओम, सी गिवन है 50 माइक्रोफैरेड सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको आर की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस है, और सीरीज में क्या है? सी है, मतलब कैपेसिटर है। सप्लाई वोल्टेज दिया है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी है, केवल हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एकदम इजी, मेरे ख्याल से तो यहाँ करंट मतलब मैक्सिमम करंट पूछा होगा, तो क्या सप्लाई करंट भी हो सकता है, देखते हैं, अपन निकाल लेंगे। ये अपने को क्या दिया देखो बच्चों, आर, सी और वी आर एम एस। वी आर एम एस कितना गिवन है? 220 वोल्ट्स। तो हम लोग को मालूम है वी नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा? वी आर एम एस इंटू √2। तो वी नॉट इज इक्वल टू, वी आर एम एस हो गया 220 √2, 311 वोल्ट्स। ये हो गया हमारे पास में वी नॉट की वैल्यू। और अब हमारे को फाइंड करना चाहिए क्या चीज? Z। कौन सा आरसी सर्किट दिख रहा है? वेक्टर डायग्राम बनाओ। ये क्या हो गया? करंट, और ये क्या हो गया? VR, और ये क्या हो गया? VC। क्योंकि आपको मालूम है सी सर्किट में करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग, और आर सर्किट में तो फेज डिफरेंस 0 होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम है। अब ये VR और VC का रिजल्टेंट वोल्टेज दिया जाएगा V, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस 5। VC का लाइक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो यहाँ बनेगा, ये हो गया VC, ये करंट हो गया, और ये आपका VR। अब आपको फाइंड करना है पहले Z। तो Z के लिए वोल्टेज की हेल्प लेते हैं आप, तो V इज इक्वल टू √VR² प्लस VC²। व्हाट इज V? I इंटू Z। जो सो रहा उसको सोने देना, डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। VR क्या होता है? I इंटू R²। VC बोलो I इंटू XC²। तो I² जो है वो कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर होकर आई, Z √R² प्लस XC²। व्हाट इज XC? 1/ωc²। Z इज इक्वल टू √R बोलो बच्चों 10² ये जाएगा 1/ω 2πf c²। Z इज इक्वल टू √10² प्लस 1/2π
फ्रीक्वेंसी बोलो 50 हर्ट्ज और सी बोलो 50 माइक्रो स्क्वायर, z इज इक्वल टू रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस, इसका अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइक्रो 10 टू द पावर -6 होता है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। नीचे कितना आ रहा है 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 50 5000, ये 5000 ये आ जाएगा इंटू पाई स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया है ना। कितना हो गया ये z इज इक्वल टू रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा 1000, 1000 बाय 5 200, 1000 बाय 5 200, 200 बाय पाई, तो 200 मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर मतलब 10, तो एक 10 और कैंसिल हो गया तो कितना हुआ ऊपर 4000 बचेगा, 4000 प्लस 100, तो कुल मिलाकर z की वैल्यू आपको मिल रही है z इज इक्वल टू रूट ओवर 4100, 4100। तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो आ रही है वो 20 आ रही है। क्यों? नहीं 20 क्यों आएगी, है ना, 20 नहीं आएगी। 100 से कितना हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 41, 41 मतलब 6 के आसपास, 65 के आसपास आ जाएगी, 65 ओम्स अप्रॉक्स, राइट। ये Z की वैल्यू आ गई। जब Z आ गया आपके पास में, V0 है आपके पास में, तो V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू व्हाट Z, तो V0 अपॉन Z इज इक्वल टू ऑफ I0। V0 की वैल्यू बताओ 311 और Z की वैल्यू अप्रॉक्स 65 इज इक्वल टू ऑफ I0। ये आंसर आएगा बच्चों 311 बाय 65 एम्पियर। पीक करंट, मतलब बच्चों यहां पर सप्लाई करंट फाइंड करना है। सप्लाई करंट मतलब IRMS। अब IRMS फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले VRMS तो आपको पता ही है, Z फाइंड कर लो इम्पिडेंस, और यदि इम्पिडेंस आ जाएगा तो इससे भी निकाल सकते हो आप। देख रहे हो ना, VRMS अपॉन IRMS इज इक्वल टू क्या होता है Z। जैसे V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू Z होता है, वैसे VRMS अपॉन IRMS इज इक्वल टू भी Z होता है। तो Z को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो VRMS अपॉन Z इज इक्वल टू व्हाट IRMS। अब VRMS तो क्वेश्चन में गिवन था 220, Z यदि अपन निकाल लें, जो कि अपन ने निकाला है यहाँ पर 64, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो भी IRMS आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको Z मिल गया है तो I0 निकाल लो पीक वैल्यू, तो V0 अपॉन I0 इज इक्वल टू Z, तो V0 अपॉन Z इज इक्वल टू I0। जब आपके पास I0 की वैल्यू आ गई है तो IRMS आप निकालना आसान है। IRMS इज इक्वल टू क्या होता है I0 बाय रूट 2। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, जो उस वक्त आपके ब्रेन में क्लिक करे। पर ज़्यादा आसान तो यही हो जाएगा शॉर्टकट, तो VRMS अपॉन IRMS इज इक्वल टू Z, तो VRMS अपॉन Z इज इक्वल टू IRMS। थोड़ा सा आंसर अपने क्लोज आएंगे, यदि एग्जैक्ट वैल्यू आप रखेंगे तो फिर एग्जैक्ट आंसर मैच करने लग जाएंगे। तो अभी अपना आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ 3.1 लिखा, अपना अप्रॉक्स 3.4 आ रहा है, ठीक है, इतना स्लाइटली डिफरेंस चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि ए 20 वोल्ट 5 वॉट लैंप इज रन on 200 volts 50 hertz AC main supply mains. Find the capacitance of a capacitor required to run the lamp. मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि जो लैंप है वो DC का दिया हुआ है,
ये जो लैंप है 5 वॉट का लैंप है जो 20 वोल्ट्स पर रन होता है, और उसको उठा के आप कहाँ लगा दे रहे हो? एसी सोर्स से 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज की सप्लाई से, तो बिना कैपेसिटर के लगाओगे तो फ्यूज हो जाएगा वो। जैसे आप लोग की गाड़ियों के हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट के बल्ब्स, तो वो लो वोल्टेज पर चलते हैं। यदि उस बल्ब को निकाल के आप डायरेक्ट एसी में कनेक्ट कर दोगे तो फ्यूज हो जाएंगे, पर आप उनको जला सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर वैल्यू का या तो कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा या फिर इंडक्टिव कॉइल सीरीज में कनेक्ट कर दोगे प्रॉपर वैल्यू का। अब वो प्रॉपर वैल्यू कितनी होगी तो वो कैलकुलेशन से निकालनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है 5 वॉट है, 20 वोल्ट का बल्ब है, डायरेक्ट एसी सोर्स में भी ऐसे कनेक्ट कर दोगे फ्यूज हो जाएगा। यदि इसके साथ में आप एक प्रॉपर वैल्यू का जो कैपेसिटर है यदि वो सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सेफ रहेगा। तो आपको क्या मतलब, वो कुल मिला के बल्ब के अंदर फिलामेंट मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए इसकी हेल्प से, जो हमको दिया है बल्ब में। फॉर बल्ब के लिए हमको पावर दिया P, और P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/R। पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P = VI। V क्या होता है? I × R। तो I क्या होगा? V/R। तो यहाँ पर V/R यदि आप रख दोगे तो V²/R हो जाएगा। पावर के फॉर्मूले होते हैं, पावर का एक फॉर्मूला था P = VI, एक होता है V²/R और एक होता है I²R। यहाँ के लिए बेटर है V²/R। इसमें पावर की वैल्यू रख दो आप 5 वॉट, कितने वोल्टेज पर चल रहा है ये? 20 पर, तो 20² R। इसका मतलब इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट डाला हुआ है R = 20² मतलब 400/5, 80 ओम्स का फिलामेंट डाला हुआ है। ये जो बल्ब है ना जो 5 वॉट 20 वोल्ट्स पर ऑपरेट हो रहा है, उसके अंदर जो फिलामेंट डाला उसका रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस कितना है? 80 ओम्स। अब इस बल्ब को सीधे सब डायरेक्ट कनेक्ट करोगे फ्यूज हो जाएगा, पर प्रॉपर वैल्यू का एक कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो ये रन हो जाएगा, नहीं फ्यूज नहीं होगा। तो वो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? VRMS की वैल्यू गिवन है और हमको पता है VR भी पता है हमको। VR कितना हो गया? 20। VC निकाल लो, VC निकाल लो, VRMS। मतलब बच्चों यहाँ पर पावर अपन ने यूज किया बल्ब के लिए P = V²/R। P की वैल्यू रख दी अपन ने 5 वॉट, वोल्टेज कितना है? 20, जब वो अकेला रहता है तब, और उसकी हेल्प लेकर अपन ने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला तो 80 ओम्स। जब 80 ओम्स आ गए तो इसमें से करंट कितना जाना चाहिए? तो V = IR। तो V की वैल्यू 20, करंट I और R की वैल्यू 80, तो इससे सप्लाई करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब इस कैपेसिटर में सप्लाई वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो हम लोग मान लो ये कौन सा सर्किट है? RC सर्किट। RC सर्किट में नेट वोल्टेज क्या होता है? V = VR² + VC²। तो नेट वोल्टेज हमको कितना दिया है? 200, और VR कितना है? 20, तो 20² + VC²। यदि इसको स्क्वायरिंग करोगे तो जाएगा 4 × 10⁴ = 20² + VC²। मतलब ये जाएगा 4 × 10⁴ - 20² VC²। इसका मतलब कैपेसिटर में जो सप्लाई वोल्टेज है वो अपन निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 400 × 10⁻² - 400 VC²। 400 को कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? 100 - 1 99 VC²।
तो ये हो जाएगा 400 इंटू 99। अब 99 या 100 ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए आप इसको 100 ही मान सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20, और ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ऑफ VC स्क्वायर रूट लेने पर। मतलब VC की वैल्यू भी अपने को मिल गई कितनी 200 वोल्ट्स। VC इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स अप्रॉक्स। इसमें बहुत मामूली जा रहा है, बाकी इसमें पूरा जा रहा है वोल्टेज। अब जब VC आ गया आपके पास में, तो VC इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू XC। तो ये 200 हो गया, ये 1/4 हो गया, और XC मतलब क्या 1/ωc, 1/ωc। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C इज इक्वल टू 1/800 हो जाएगा। ये 200 इंटू 4 इंटू 1/ω। C इज इक्वल टू 1/800 इंटू ओमेगा मतलब 2πf। तो इसका मतलब जाएगा C इज इक्वल टू 1/800 इंटू 2π इंटू f फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो ये C इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 50 इंटू 200 इंटू 100 मतलब 1/8π इंटू 10⁻⁴, जो ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻⁻⁴, राइट। इसका मतलब है C इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड, तो डिवाइड वाला इसको क्या बना देगा 10⁻⁻⁶, या 100 से मल्टीप्लाई 10⁻² से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻² कर सकते हो आप, तो ये 10⁻⁻⁶ बन जाएगा अपॉन 8π। तो C इज इक्वल टू, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, ये अप्रॉक्स 25 आ रहा है। देखो 3 है 3.14, तो अप्रॉक्स 25 हो जाएगा 10⁻⁻⁶, तो 4 माइक्रोफैरेड अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7।